काला जादू, टोना टोटका, बसीकरण और असुरी शक्तियाँ, ये सब हमेशा से बहस के विषय रहे हैं। इनका कोई प्रमाण नहीं है। पढ़े लिखे लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन शायद ही कोई परिवार होगा जिसने अपने बच्चों की नजर नहीं उतारी होगी। अजय देवगन की नई फिल्म का शैतान कहता है कि जरूरी नहीं कि जो दिखता नहीं है वो होता भी नहीं है, और फिल्म का केंद्र यही काला जादू है जो एकाएक एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी में भूचाल ला देता है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शैतान मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जानवी नाम की लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज से अपने घर आने वाली थी। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जानवी के पिता आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन है, जिनका नाम है कबीर। दरअसल में कबीर जो है वो एक पायलट है, और उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, इसलिए उसने सोचा कि वो कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। जब वो घर लौट रहा था तो उसने सोचा कि वो अपनी बेटी को कॉलेज से लेते हुए जाए। तभी जानवी अपने पिता से कहती है कि कॉलेज के बच्चे जो है वो घूमने के लिए जा रहे हैं, और वो भी चाहती है कि वो उनके साथ घूमने के लिए जाए। लेकिन यहाँ पर कबीर जो है वो उससे साफ मना कर देता है कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। कबीर कहता है कि उसने कुछ दिन की छुट्टी ली है तो उसे कुछ दिन मेरे साथ ही बिताने होंगे। कबीर की फैमिली जो है वो एक खुशहाल फैमिली है, और बहुत छोटी फैमिली है, जिनमें कबीर की पत्नी ज्योति, उसकी बेटी जानवी और एक और छोटा बेटा ध्रुव है। और वो लोग अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन जानवी अभी भी अपने पिता से जिद कर रही थी कि वो कॉलेज के बच्चों के साथ घूमने के लिए जाए, इसलिए यहाँ पर कबीर को मानना पड़ता है, और वो जानवी से कहता है कि मुझे सारे ट्रेवलर्स की डिटेल्स चाहिए, लेकिन उससे पहले वो लोग हमारे फार्म हाउस में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जाएंगे। तो वो अगले ही दिन फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। तो बीच रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, वहाँ पर कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, लेकिन जानवी वो नहीं खाती है क्योंकि वो काफी ऑयली था। तब यहाँ पर हम बनराज नाम के आदमी को देख पाते हैं, जो कि कबीर की थोड़ी हेल्प कर देता है, क्योंकि कबीर के पास छुट्टे पैसे नहीं थे। जिसके बाद बनराज जो है वो जानवी के पास आकर बैठ जाता है, और जो वो ऑयली खाना नहीं खा रही थी वो उसमें कुछ चीजें मिला देता है और कहता है कि अब इसे खा लो। जिसके बाद जब जानवी खाना शुरू करती है तो वो पूरा का पूरा खाना खा जाती है। बनराज यहाँ पर जानवी को कुछ बिस्किट भी देता है और कहता है कि इसे घर जाकर खा लेना और किसी को भी मत देना। अब कबीर की पूरी फैमिली जो है वो फार्म हाउस पहुंच चुकी थी। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो पूल में मस्ती करने लगते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई है, और वो कोई और नहीं बल्कि बनराज ही होता है, जिससे वो लोग हाल ही में रेस्टोरेंट में मिले थे। यहाँ पर बनराज उनसे कहता है कि मेरे मोबाइल के सिग्नल चले गए हैं और उसके मोबाइल की बैटरी भी डेड हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लैंडलाइन से कॉल कर लूँ अपनी बेटी के पास, ताकि वो मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ जाए। तो अब क्योंकि वो एक मेहमान है और उसने रेस्टोरेंट में उनकी मदद भी की थी, इसलिए यहाँ पर कबीर भी उसकी मदद करने लगता है और उसे अपने घर पर बिठालता है। उसका मोबाइल चार्ज पर लगाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर ज्योति जो है वो कबीर के ऊपर भड़कती है। वो कहती है कि हमें किसी अनजान शख्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे घर तक आ चुका है और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कबीर उससे कहता है कि मेहमान भगवान का रूप होता है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बनराज ने यहाँ पर जानवी को पूरी तरह से बस में कर लिया था। वो उससे सारे रहस्य पूछने लगा था, जैसे कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में और उसके टूर के बारे में, जो कि वो कहीं पर जा रहे थे। बनराज यहाँ तक कि जानवी से उसके घर वालों के भी सारे रहस्य पूछ लेता है। तो अब यहाँ पर बनराज को उनके बारे में सब कुछ मालूम था। अब थोड़ी देर के बाद ज्योति और कबीर जैसे ही नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि जानवी जो है वो बनराज की सारी बातें मान रही है। ये सारी चीजें देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब बहुत हो चुका था, इसलिए कबीर बनराज से कहता है कि जो भी काम होना था हो गया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन बनराज कहता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता है और उसे तुम यहाँ से निकाल भी नहीं सकते हो, चाहो तो कोशिश कर लो। जिसके बाद कबीर उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी बनराज जानवी से कहता है कि अपने पिता से कहो कि मुझे रोको और मुझे कहीं भी मत जाने दो। जिसके बाद जानवी उसके सामने आती है और उसे रोकती है और कबीर को धक्के मारते हुए पीछे कर देती है और कहती है कि अंकल यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। अब ये चीजें सुनने के बाद कबीर और ज्योति पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं और बनराज जाकर फिर से सोफे पर बैठ जाता है। बनराज यहाँ पर कबीर को बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरी पूरी तरह से बस में है, मैं जो भी बोलूँगा वो करेगी। लेकिन उन्हें सब मजाक लग रहा था, इसलिए बनराज यहाँ पर जानवी से कहता है कि वो चाय पत्ती के पैकेट को खा जाए
जिसके बाद वो चाय पत्ती के पैकेट को खोलती है और चाय पत्ती को खाना शुरू कर देती है। ये देखकर जानवी की माँ ज्योति पूरी तरह से घबरा जाती है और वो जानवी को ये सब करने से रोकती है। तो बनराज यहाँ पर जानवी के पेरेंट्स से कहता है कि अगर मैंने जानवी को कुछ करने को कहा और अगर उसने नहीं किया तो मैं फिर उससे और भी कुछ बड़ा करवाऊंगा। तो यहाँ पर बनराज जो है वो जानवी को थप्पड़ लगाने को कहता है, वो भी खुद को। जिसके बाद जानवी ऐसा ही करती है और खुद को 2-3 थप्पड़ लगाने लगती है। ये देखकर फिर से जानवी और कबीर जो है वो हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर के बाद बनराज यहाँ पर जानवी से कहता है कि रोने लगो। तो जानवी रोने लगती है और यहाँ पर बनराज फिर उससे कहता है कि रोते रोते हंसने लगो और फिर बीच में मिक्स कर दो। जिसके बाद जानवी ऐसा ही करती है, वो हंसती भी जाती है और रोती भी जाती है। अब इन सब चीज से परेशान होकर यहाँ पर कबीर कहता है बनराज से कि तुम्हें जो भी चाहिए हम देने के लिए रेडी हैं, लेकिन तुम ये सब रोक दो। तो यहाँ पर बनराज कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, वो मेरे पूरी तरह से बस में है और मुझे बस अनुमति चाहिए जानवी को यहाँ से ले जाने के लिए। अगर अनुमति दे देते हो तो जानवी को कम प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर अनुमति नहीं देते हो तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। लेकिन कबीर साफ मना कर देता है। तो बनराज जानवी से कहता है कि इसी बात पर अपने पिता को एक जोरदार झापड़ लगाओ। और ये सुनने के बाद जानवी तुरंत ही अपने पिता को झापड़ लगा देती है, क्योंकि बनराज ने उससे ये सब करने को कहा था। तो अब देखा जाए तो जानवी के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो बस एक कठपुतली है बनराज की। जो भी बनराज कहेगा वो सब कुछ जानवी को करना ही पड़ेगा। कबीर यहाँ पर बनराज से कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने से क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर बनराज कहता है कि मैं एक शैतान हूँ, भले ही मैं तुम्हें शैतान की तरह दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो चीज दिखती नहीं है वो जरूरी नहीं कि वो होती ही नहीं है। मुझे तुम्हारे मुंह से सिर्फ ये सुनना है कि तुम हमारी बेटी को लेकर जा सकते हो, क्योंकि अगर ये तुमने नहीं कहा तो शायद भविष्य में जानवी के सामने तुम्हारा प्यार आ सकता है और वो वशीकरण से मुक्त हो सकती है। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अनुमति चाहिए, और अगर वो नहीं दोगे तो जानवी को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन कबीर अभी भी मना ही कर रहा था। तब ये सुनने के बाद बनराज जानवी को एक लात मारता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो चुका था और कबीर के बर्दाश्त से बाहर निकल चुका था। इसलिए वो यहाँ पर बनराज को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन तभी बनराज जानवी से कहता है कि वो अपने छोटे भाई ध्रुव को बुरी तरह से जख्मी कर दे। और ये सुनने के बाद जानवी अपने छोटे भाई के सर को एक पिल्लर में दे मारती है, जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और कबीर और ज्योति जो है वो ध्रुव का ख्याल रखने के लिए छत पर चले जाते हैं और उसकी पट्टी वगैरह करते हैं। अब कबीर ज्योति से कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये आदमी हमारे पूरे परिवार को मार देगा। तभी कबीर को याद आता है कि उसके बैग में ऑफिस का एक मोबाइल रखा है, जिससे कि वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बनराज ने जानवी से कहलवा कर उनके सारे मोबाइल फोन और लैंडलाइन को तोड़वा दिया है। ज्योति और कबीर जैसे ही लॉबी में फिर से जाते हैं तो यहाँ पर अब बनराज पहले से गुस्से में था, क्योंकि यहाँ पर कबीर ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। तो बनराज जानवी से कहता है कि अगर तुम्हारे माता पिता मेरे करीब आते हैं तो बिना रहम किए अपने माता पिता को चाकू से मार डालना। तब तक के लिए वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। इतना बोलने के बाद वो रेस्ट करने लगता है और यहाँ पर जानवी जो है वो एक पुतले के रूप में उसकी रक्षा करने लगती है। अब कबीर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो जानवी उसे मारने लगती है, इसलिए वो तुरंत ही पीछे हो जाता है। अब बनराज उठता है और वो कबीर से कहता है कि अब तुम लोग अनुमति नहीं दे रहे हो तो चलो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट ही हो जाए। इसलिए वो सॉन्ग बजाता है और जानवी को नाचने को कहता है। बहुत देर तक जानवी नाचती है, वो थक जाती है। इसके बावजूद वो नाच रही थी क्योंकि वो वशीकरण में थी। बनराज यहाँ पर जानवी को तकलीफ दे रहा था और वो बस यही चाह रहा था कि उसके माता पिता अनुमति दे दे जानवी को यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन वो अनुमति नहीं दे रहे थे। जिस पर बनराज कहता है कि अगर तुम अनुमति नहीं दोगे तो ये गेम जो है वो और भी ज्यादा डेंजरस होता जाएगा। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ कि तुम अपने छोटे बेटे ध्रुव को कहीं पर छिपा लो। 5 मिनट के बाद तुम्हारी बड़ी बेटी मतलब कि जानवी उसे ढूंढना शुरू करेगी और उसे मार डालेगी। ये सुनने के बाद तुरंत ही कबीर और ज्योति जो है वो ध्रुव को छुपाने लगते हैं और जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं तो यहाँ पर बनराज जानवी को कहता है कि वो ध्रुव को मार डाले। तो वो चाकू लेकर तुरंत ही छत पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर ध्रुव मौजूद नहीं था, वहां कबीर था। और कबीर यहाँ पर जानवी को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जानवी मानो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और कबीर उसे नहीं संभाल पा रहा था।
और यहाँ पर जानवी को भी मालूम चल गया था कि आखिर ध्रुव कहाँ पर छिपा हुआ है। वो दरअसल में छत पे ही एक कोने में छिपा हुआ था। वो ऊपर जाती है और ध्रुव को उठाकर छत से नीचे फेंक देती है, जिस वजह से ध्रुव जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अब मरहम पट्टी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसलिए यहाँ पर कबीर और ज्योति को कहना ही पड़ता है कि वो हमारी बेटी को ले जा सकता है, क्योंकि उन लोगों को अपने बेटे की भी जान बचानी थी, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी थी। लेकिन जाने से पहले कबीर एक आखिरी बार अपनी बेटी जानवी से मिलना चाहता था। वो उससे गले मिलता है और इसी बहाने वो उसके जेब में अपना ऑफिस वाला मोबाइल फोन डाल देता है और लोकेशन भी ऑन कर देता है, जिसके बाद बनराज जानवी को अपने साथ ले जा लेता है। और यहाँ कबीर अपनी पत्नी ज्योति से कहता है कि वो ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाए, तो ज्योति ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। और यहाँ पर कबीर जो है वो बनराज का पीछा करने लगता है, क्योंकि कबीर को मालूम है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि कबीर ने जानवी के जेब में एक मोबाइल फोन डाल दिया है और उसका लोकेशन भी ऑन है। और अब वो उसे ट्रैक करते हुए बनराज के अड्डे पर पहुंच रहा है। बनराज का अड्डा बहुत ही बड़ा है और उसके अड्डे पर ढेर सारी लड़कियां हैं और वो सारी लड़कियां यहाँ पर बनराज के बस में हैं। और यहीं पर वो जानवी को भी लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये सारी लड़कियां तुम्हारी बहन है। यहाँ पर बनराज जो है वो इन लड़कियों से कुछ भी करवा सकता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कबीर उसके अड्डे तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लड़कियां उसके ऊपर हमला कर देती है। तब यहाँ पर कबीर उनसे लड़ते हुए आगे पहुंचता है, लेकिन आगे जाकर ढेर सारी लड़कियां उस पर अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह से जख्मी भी कर देती है। लेकिन अब मरते हुए कबीर यहाँ पर बनराज से कहता है कि उसके एक लास्ट ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि वो अपनी बेटी के हाथ मरना चाहता है। तो बनराज उससे कहता है कि ये इच्छा तो मैं तेरी पूरी कर ही सकता हूँ। जिसके बाद जानवी जैसे ही उसकी तरफ आगे मारने के लिए आती है, तो यहाँ पर कबीर जो है वो उसके कान के आर पार एक कैंची को डाल देता है, जिस वजह से वो बहरी हो जाती है। और फिर एक नुकीली चीज से वो बनराज की जीभ को काट देता है, जिससे कि अब वो किसी भी लड़की को कोई भी कमांड नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर कबीर ने सारी लड़कियों को बचा तो लिया था, लेकिन वो अभी भी बनराज के बस में थी। इसी तरह से 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल के बाद हम देखते हैं कि कबीर ने बनराज को एक खुफिया जगह पर रखा था। उसने उसे काल कोठरी में रखा था, जहां पर कि बनराज की हालत बहुत ही ज्यादा गंदी थी। और कबीर यहाँ पर बनराज को सड़ी गली चीजें खिलाता था। उसी तरह से जिस तरह से उसने उन लड़कियों की जिंदगी खराब की, उसी तरह से कबीर यहाँ पर बनराज की जिंदगी को खराब कर रहा था। आखिर में हम जानवी को देखते हैं, जिसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो बस एक जिंदा लाश थी और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, जिसे देखकर हमें मालूम चलता है कि जानवी पिछले 10 सालों से ऐसे ही है। और ऐसा लगता है कि शायद जानवी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। वो इसलिए क्योंकि बनराज ने जानवी को वशीकरण से मुक्त नहीं किया था। और यहाँ पर हमें कबीर की फैमिली के बारे में भी नहीं बताया गया। दरअसल में ज्योति जब ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी, तो शायद बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से शायद उन दोनों की ही जान चली गई थी। लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। बस इतना बताया गया कि कबीर के साथ अब उसकी पत्नी ज्योति और उसका बेटा ध्रुव नहीं है। तो दोस्तों, डायरेक्टर विकास बहल ने 2023 में आई गुजराती मूवी बस का रीमेक शैतान बनाया। क्वीन जैसी फिल्म बना चुके विकास के लिए अच्छी फिल्में बनाने की उम्मीद हमेशा से फैंस को रहती है। शैतान में भी उनकी मेहनत नजर आती है। ये फिल्म काफ़ी रहस्यमयी ढंग से शुरू होती है, फिर हाई नोट पर जाती है और माधवन की एंट्री के बाद इसकी वाइब एकदम बदल जाती है। वहीं से फिल्म दिलचस्प चीज़ें की शुरुआत होती है। विकास बहल जानते हैं कि उन्हें फिल्म को किस दिशा में लेकर जाना है। उनकी फिल्म में सस्पेंस है, ड्रामा है और बहुत सारी काले जादू वाली सैडी फीलिंग है। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, जैसे उसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, जबकि वह दिन के उजाले में मस्ती से घूमता है। और बनराज जब कबीर की बेटी को अपने बस में कर लेता है, तो कबीर क्यों कुछ नहीं कर सकता। वह अपनी बेटी के साथ यह होते हुए देख घबरा जाता है, लेकिन इसके बाद वह एक्शन लेने में काफी समय ले लेता है। हालांकि ये कमियां ऐसी नहीं है जो फिल्म देखते समय बाधक बने। मनोरंजक से परे तर्क की कसौटी पर फिल्म को परखा जाए तो फिर फिल्म से आप सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि यह काला जादू या वशीकरण अंधविश्वास वाला विषय है। और अजय देवगन दृश्यम की तरह अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने वाले व्यक्ति की भूमिका को आगे बढ़ाते दिखे। दृश्यम में अपने बुद्धि के बल पर बाजी पलट देते हैं।
जिसका शैतान में कमी महसूस होती है। हालांकि उनका अभिनय अच्छा है। अगर माधवन ने अपने किरदार को मजे लेकर अभिनय किया है, उन्हें इस तरह का मैदान पहली बार मिला जिस पर वे जमकर खेले और दर्शकों में सराहना पैदा करने में कामयाब रहे। जानवी के रूप में जानकी प्रभावित करती है क्योंकि उनका किरदार कठिन था। कबीर की पत्नी के रूप में ज्योतिका ने ठीक ठाक काम किया। वही बात करें ज्योतिका की तो जानवी के माँ का किरदार बखूबी निभाया। अजय ने उस पिता का किरदार निभाया जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, जैसे कि हम दृश्यम फिल्म में देख चुके हैं। तो आपको उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही लगेगी जैसे दृश्य में विजय सावलकर की थी। और आर माधवन ने अपनी पूरी लाइमलाइट को अपनी तरफ कर लिया है। उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वो काबिले तारीफ है और उन्होंने इस किरदार में 4 चांद लगा दिए हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।